हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट थर्ड में हम प्रोटीन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम आज का मेन टॉपिक हमारा रहेगा प्रोटीन का विकृतीकरण व पुनः स्वाभाविकरण, मतलब प्रोटीन डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीनेचुरेशन क्या होता है। सभी प्रोटीन अणु जो होते हैं वह ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें किरल कार्बन एटम होता है और वह प्रकाश के ध्रुवण को दिशा को परिवर्तित कर देते हैं। और जब उन्हें हम गर्म करते हैं या अल्कोहल, अम्ल, क्षार या धातुओं के सॉल्ट या पिक्रिक एसिड इनके साथ वह रिएक्ट करते हैं तो प्रोटीन का अवशोषण या स्कंदन हो जाता है। इस अवक्षेपित अवस्था में प्रोटीन विकृत हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृतीकरण। मतलब कि उसकी हीट और इन सभी फैक्टर्स के थ्रू उसकी स्ट्रक्चर में एक बिग चेंज आ जाता है, जिसको हम विकृतीकरण कहते हैं। अब समविभव बिंदु पर विकृतीकरण आसानी से होता है। विकृतीकरण जो है प्रोटीन अणु के संरूपण के परिवर्तन या प्रोटीन अणु के विभिन्न मुड़ाव खुलने के कारण होता है। ऐसे ही तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी। और विकृतीकरण के कारण जो प्रोटीन की जैव सक्रियता तथा उसके ध्रुवण घूर्णन में भी परिवर्तन हो जाता है और एंजाइम्स जो होते हैं वह विकृतीकरण से अक्रियाशील हो जाते हैं। यानी कि एक डीनेचुरलाइजेशन जो हम हो रहा है उसकी वजह से उसकी संपूर्ण स्ट्रक्चर तो बदलती है, साथ में इस टाइप के एंजाइम्स की रिएक्टिविटी भी बदल जाती है जो उसको एक्टिव रख पाते हैं। दूसरा है डीनेचुरेशन। प्रोटीन में विकृतीकरण का विपरीत रीनेचुरेशन या रीफोल्डिंग कहलाता है। हालांकि यह अभिक्रिया इरिवर्सिबल होती है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ये रिवर्सिबल हो जाती है। प्रोटीन की संरचना में विकृति गर्म करने से आती है, तो वही इसे तीव्रता से ठंडा करने पर तो नहीं आती है वापस, लेकिन यदि विकृत प्रोटीन को आप धीरे धीरे ठंडा करोगे तो वह वापस पुनः स्वाभाविकरण या रीनेचुरेशन की प्रोसेस में आ जाता है। इसमें अब हम नेक्स्ट लेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में अपने केंद्रीय अम्ल या न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन तो हमें पता ही है कि डीएनए, आरएनए ये सब आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो इनका थोड़ा डेप्थ में स्टडी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखना चाहेंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं कि वे यौगिक जो आनुवंशिक सूचनाओं को परिरक्षित रखें या कोशिका के अंदर एंजाइम संश्लेषण की प्रक्रिया को ट्रांसक्राइब या ट्रांसलेट करें, उन्हें हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो इस बात से हमें पता चल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड ही इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिसके बेस पे पूरा मानव बॉडी या जीवों का शरीर बनता है और ये हमारी हेरिडिटी या आनुवंशिक सूचना और सारी इंफॉर्मेशन शरीर के बारे में उसको यह मैनेज करता है। ये प्रोटीन की भांति लंबी श्रृंखला वाले क्या बहुलक होते हैं तथा न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। ये सावधानी से जल अपघटित करने पर न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन में विभाजित भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जनरली दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड तथा राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए जो कोशिकाओं के न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए जो कि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। तो आज हम मेनली स्टडी न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना के बारे में करेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम देख रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है वह रंगहीन ठोस होते हैं तथा मंद परिस्थितियों में जल अपघटन पर क्या देंगे? न्यूक्लियोटाइड देंगे, जो वापस जल अपघटन पर फास्फोरिक अम्ल के निष्कासन के साथ न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अतः न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोसाइड के फॉस्फेट एस्टर होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड जो हैं कार्बनिक अम्लों में जल अपघटित होकर शर्करा व क्षार बनाते हैं। इसे हम रिवर्स फॉर्म में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि शर्करा, प्यूरिन और पिरिमिडिन ये सब मिलके आपके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और सभी न्यूक्लियोसाइड्स इकाइयाँ मिलके न्यूक्लियोटाइड्स बनाती हैं और कई न्यूक्लियोटाइड्स इकाइयाँ मिलके आपके न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। अतः न्यूक्लिक एसिड के हम पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो हमें 3 प्रकार के कंपोनेंट मिलते हैं। पहला फास्फोरिक एसिड, दूसरा शुगर, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, और थर्ड है कार्बनिक क्षार, जिसमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। अब देखिए ये फास्फोरिक एसिड और ये आपके राइबोस और ये डीऑक्सीराइबोस। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में देखिए कि डिफरेंस आपके इस स्ट्रक्चर में देखने पे आपको पता चलेगा कि आपके इस वाली स्टेज पे इसमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। और कार्बनिक क्षार जो होते हैं वो 2 टाइप के डिवाइड किए हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ठीक है। तो प्यूरिन में क्या आता है, ए और जी, एडेनिन एंड गुआनिन, ये आपके प्यूरिन में, जबकि पिरिमिडिन में आएगा यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन। तो इस तरह की कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड किया है। देखिए ये इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी शो कर रखा है, यूरेसिल, थायमिन एंड साइटोसिन ये है पिरिमिडिन, और प्यूरिन है ए और जी, एडेनिन एंड गुआनिन। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए और दूसरा आ जाता है अपना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों प्रकार के ही न्यूक्लिक अम्ल में प्यूरिन के रूप में तो ए और जी या एडेनिन और गुआनिन पाए जाएगी, जबकि आरएनए में पिरिमिडिन के रूप में देखिए यूरेसिल, जबकि यूरेसिल और साइटोसिन, जबकि डीएनए में थाइमिन और साइटोसिन पाई जाती है। सिर्फ आरएनए में थाइमिन की जगह आपके क्या आ जाएगी, यूरेसिल। इनके कंपोनेंट को देखिए, डीएनए है तो डीएनए में आप देखिए क्या क्या आ रहा है, फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड कार्बनिक क्षार। क्षार में आपके प्यूरिन, पिरिमिडिन। प्यूरिन में आपके ए और जी डीएनए में, और ए जी और पिरिमिडिन में थायमिन और साइटोसिन। इसी प्रकार से आरएनए में फॉस्फोरिक एसिड, राइबोस एंड कार्बनिक क्षार सेम, और प्यूरिन में आपके आ रहा है एडेनिन एंड गुआनिन, ये तो सेम है, जबकि पिरिमिडिन में आ गया यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो इस टाइप से इसका एक चार्ट आपके सामने शो है। नेक्स्ट इसमें आता है डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। डिफरेंस क्या है भाई, कि डीएनए में शर्करा अणु क्या है, डीऑक्सीराइबोस है, जबकि आरएनए में शर्करा अणु राइबोस है, ठीक। डीएनए में मुख्य रूप से एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं। डीएनए में डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स संरचना होती है, जबकि आरएनए में सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स संरचना पाई जाती है। डीएनए कोशिका में न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए जो होता है वह आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में भूमिका निभाता है, जबकि आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में आपकी हेल्प करता है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में देखा कि सबसे पहले हमने लिया था कि आपका जो प्रोटीन है उसका विकृतीकरण व पुनः स्वाभाविकरण किस तरह से होगा, ठीक है, इसमें कौन कौन से फैक्टर वर्क करते हैं। दूसरा हमने लिया न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया, न्यूक्लिक एसिड्स कितने टाइप के हैं और किन किन यूनिट से मिलके बने हैं। उसके बाद में इसकी प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक संरचनाएं पाई जाती है, तो हमने प्राथमिक संरचना को सबसे पहले स्टडी में लिया है, जिसमें हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड के जल अपघटन से हमको मेनली फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड कार्बनिक क्षार प्राप्त होंगे,
और शुगर में भी देखिए राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, और कार्बनिक क्षार में भी आपको प्यूरिन एंड पिरिमिडिन जैसे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। साथ में इनकी देखिए 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलती है, जिसमें इस ऑक्सीजन एक साइक्लिक में हेटेरोएटम की तरह से उपस्थित है। और कार्बनिक क्षार में भी देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट है, और यह आपके प्यूरिन और पिरिमिडिन जैसे ग्रुप में कन्वर्ट किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं।